आदाब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। इस्तकबाल है आपका उम्मीद नामा के शो शेयरिंग अ प्लेट के 6th एपिसोड में। हमारा नाम सना उम्मीद है और हमें आपकी होस्ट। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एक दास्तान गो है, जिन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई करी है, बैंक में काम करा है और फिर उसको छोड़ करके दास्तान गोई करने लगे। यही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी अरसे तक ये मॉडलिंग करी है, शॉर्ट फिल्म्स में काम करा है और थिएटर भी करा है। जनाब, हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड कफील जाफरी जी की। और आपको हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कफील जी की पहली फीचर्ड फिल्म शकीला रिलीज़ हो चुकी है। आप लोग जाकर के उसे देखें। इसमें पंकज त्रिपाठी और ऋचा चड्ढा की मेन लीड है और उसी के साथ साथ हमारे कफील जी ने भी इसमें काम कर रखा है। बाकी की बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। बाकी की बातें हम शुरू करते हैं, आपको इंटरव्यू में पता चल जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आदाब। तो कफील जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी दावत कबूल करी और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदाब, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सवाल शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हम हमारी उम्मीदनामा की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपकी पहली फीचर्ड फिल्म शकीला बॉक्स ऑफिस पे आ चुकी है। अरे हाँ, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। तो इसी से मिलता जुलता हमारा पहला सवाल है। तो ये बताएं कि कैसा था एक्सपीरियंस आपका पूरा, कैसा लगा आपको पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करके। जैसे हमें पता है कि आपने काफ़ी तारीफ भी उनकी कर रखी है, हमने देखा आपको, हमने स्टॉक किया। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस। जी, आपके सामीन के लिए, आपके नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए बता दूं जी कि मतलब मैं गया था एक छोटा ऑडिशन देने किसी छोटे रोल के लिए। मतलब एक सीन का कोई रोल था, लेकिन वो डायरेक्टर हैं इंद्रजीत लंकेश जी। उन्होंने फिर वो ऑडिशन देखा और उसी वक्त कहा कि इसका किसी और कैरेक्टर के लिए लो। एक जर्नलिस्ट का रोल था, तो वो ऑडिशन वहाँ पे लिया और वहीं के वहीं उन्होंने फाइनल कर दिया मुझे कि वो जो पहले बंदा जिससे बात चल रही थी जी, उसको कैंसिल करके इसको कर दो। तो वो था। और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं इतना इम्प्रेस नहीं था स्क्रिप्ट से या फिर जो है फिल्म मेकर्स से। वो बहुत सीधी बात करते, कभी डर वर नहीं लगता मुझे किसी से। जी जी। ठीक है। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बैकग्राउंड देखा, तो मुझे उतना इम्प्रेशन नहीं था, इतना इम्प्रेस नहीं था मैं। लेकिन मैंने जब ये देखा कि भाई लीड कौन है और मेरे सीन्स किसके साथ हैं, तो लीड तो ऋचा चड्ढा हैं। जी जी। वो शकीला प्ले कर रही हैं और मेरे सीन जो हैं वो ज़्यादातर हैं पंकज त्रिपाठी के साथ। तो मैंने कहा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप हाँ कर दिया मैंने। और बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करके। एक तो होता है ना कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर और जो है मिर्ज़ापुर और गुड़गांव और मसान और लेजेंडरी बन चुके हैं पंकज त्रिपाठी। तो एक तो होता है कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस होता है ना, कि भाई जो भी आता है सलमान खान, आमिर खान वगैरह वगैरह की मेन स्ट्रीम पिक्चर। आमिर खान तो फिर भी चलिए काफ़ी आर्टिस्टिक एंगल रहता है उनके अंदर, लेकिन बाकी जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जो भी हमारी तरफ फेंकता है वो इंसान देख लेता है, उसका फ़ैन हो जाता है। तो एक ऑडियंस वो होती है जी। एक ऑडियंस होती है थिएटर की, जो थिएटर प्लेस देखती है, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए होता है, जिसको थोड़ा एक और मसाला चाहिए होता है, स्टोरी में कुछ अलग चाहिए होता है, कुछ नयापन चाहिए होता है। और ख़ासकर वो लोग जो हॉलीवुड और इंग्लिश और फ्रेंच सिनेमाज वगैरह में से एक्सपोज्ड हैं, तो मैं उनको बिलोंग करता हूँ कि भाई, क्योंकि मैं खुद भी थिएटर करता हूँ, तो मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ चैलेंज चाहिए कुछ करने के लिए। सिर्फ नहीं कि हाँ भाई आपने डायलॉग रट लिया और कैमरे के सामने जाके बोल दिया और हो गया। तो पंकज त्रिपाठी का मैं इसलिए बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो इंसान दोनों ही नज़रियों से कितना बड़ा आर्टिस्ट है ना, कि भले ही आप क्रिटिकल वे में देख लें कि आर्टिस्टिक वे में कि क्या ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, और अगर आप मेन स्ट्रीम में देख लें। और अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर जो आर्टिस्टिकली जो एस्थेटिकली ज़्यादा साउंड होते हैं और ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो आमतौर पे मेन स्ट्रीम को भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई नर्व टच कर लेते हैं आम आदमी में भी। और मेरे ख्याल से पंकज त्रिपाठी के ऊपर वो बात बहुत ज़्यादा लागू होती है कि वो
बिल्कुल हमारे आपके बीच का कोई कैरेक्टर लगते हैं, कुछ भी प्ले कर रहे हैं वो स्क्रीन पे, है जी। तो वो चीज़ थी हमेशा से जहन में, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। और पहले दिन जब गया मैं, तो पहला जो शॉट था, तो सुबह 7 बजे मुझे बुला लिया था सेट पे। और पहली मैं इतने बड़े बजट की उसमें पिक्चर में काम कर रहा हूँ, तो आदत थी नहीं। और मुझे एक वैनिटी दे दी गई थी वैन, कि भाई इसमें तुम आराम करो और जो है इसमें चेंज करो, सब कुछ करो। लेकिन अब मैं बड़ा एक्साइटेड, मैं दिन भर घूम रहा हूँ कि कब मेरा शॉट आएगा, कब शॉट आएगा। और मैं शॉट आया मेरा 4 बजे शाम को, तब तक मैं थक चुका था और बहुत ढेर सारे चावल वाला लंच भी कर लिया था मैंने। तो मैं कैमरे के सामने तो पहला जो शॉट हुआ, तो उसमें तो जो है वो अपना लाइन बोल के मुझे देख रहे हैं। अच्छा मेरी लाइन हो गई कि मैं देख रहा हूँ पंकज त्रिपाठी क्या आदमी है यार, क्या शॉट दे रहा है। पहला जो सीन था, पहले सीन में मैं भूल गया कि भाई कहाँ से, मतलब थकन भी है और प्लस जो है खाना भी इतना हैवी खा लिया है, तो मैं भूल गया अपनी लाइन। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की और जो है 2-3 बार और रिहर्स किया एक्शन बोलने से पहले, तो हो गया उस दिन। तो एक तो इतने मंझे हुए कलाकार हैं, ऊपर से इतने बेहतरीन इंसान, मतलब उनसे आप किसी पे भी बात कर लिए, पॉलिटिक्स और जो है पोएट्री, लिटरेचर। और विनोद कुमार शुक्ला की बात कर रहे थे, राइटिंग्स की, और उर्दू की बात, हमसे हमारी दास्तान गोई की बात होने लगी। कहना यहाँ तुम दास्तान गोई क्या करते हो, बम्बई में आओ, दिल्ली में आओ, बैंगलोर में कौन सुनेगा तुम्हारी दास्तान गोई। हमने कहा कि हाँ मतलब करते तो मैं हर जगह हूँ, लेकिन जो है बैंगलोर में रहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो कहने के नहीं बम्बई आओ, बम्बई में ज़्यादा काम है और जो है यहाँ तो सब ठीक है। तो बहुत सुलझे हुए आदमी, बहुत शांत स्वभाव के आदमी। तो हम लोग क्या होता है, नवरस एक चीज़ होती है, 9 इमोशंस, नवरसा, ये डांस में ज़्यादा सुनते हैं आप लोग, हाँ। सुना होगा। तो उसमें 9 इमोशंस होता है, तो एक इमोशन होता है शांत, काम। पंकज दा को आप देखिएगा आम लाइफ में, तो वो शांत रस में ही रहते हैं। हाँ, कैमरे के सामने जैसी रिक्वायरमेंट है वो इमोशन ऐसे चुटकियों में आ जाएगा, लेकिन जो है वो आम लाइफ में एकदम शांत। सुबह 7 बजे बुला लिया उनको, बैठे बेचारे वैन में और जो है अपना काम कर रहे हैं, कुछ मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं और पेपर पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ रहे हैं। लोग आए जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। 4 बजे तक यही चल रहा है, लेकिन एक शिकायत नहीं कि हमें इतने पहले से क्यों बुला लिया। बहुत सुलझेगा आदमी। और अब जैसे एक शॉट था कि जिसमें जो है जैसे पंकज त्रिपाठी इधर बैठे, वैसे बैठे बात कर रहे हैं, तो इधर से शॉट हो गया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, बड़ा नेचुरल सी चीज़ है कि जिस इंटेंसिटी से मैंने ये शॉट दिया है, उसी इंटेंसिटी से जब इस एंगल से लिया जाए तो उसी इंटेंसिटी से दूँ, लेकिन समहाउ मेरी इंटेंसिटी कम हो गई। तो कट बोलने के बाद वो बोलते हैं अगर रुपये ठीक से करो, जैसे पहले कर रहे थे, कैमरा हट गया तो परफॉर्म नहीं करोगे, हम रिएक्शन कैसे देंगे। वो बड़ी, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी, लेकिन मैं परफॉर्म करने ज़्यादा उन्हें देखने में बिजी था कि हाँ हमने तो लाइन बोल दी, अब देखिए कैसे बोलते हैं। तो लेकिन हाँ, सो वो जो एक को वर्कर और कलीग की तरह ट्रीट किया, बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट 6 महीने बाद भी उनसे मैंने एक बात किया, एक ऐड के लिए जी। तो उन्होंने जो है ऐसे ही कॉल उठाया मेरा सीधा। मैं तो प्रिपेयर था कि अरे पंकज दा मैं कफील बोल रहा हूँ, रिमेंबर वो आपके साथ एक कॉल, वो शकीला मूवी करी थी ना आपका, हाँ आपको याद है ना। तो मेरे कहने, मैं ऐसा पूरा प्रिपेयर करके बैठा हूँ कि उनको ऐसे समझाऊंगा फ़ोन करके। वो फ़ोन उठाते, कैसे हो दोस्त, हमें कैसे याद किया। तो बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऋचा भी ऐसे ही, ऋचा चड्ढा से मैं 2 दिन मिला, 3 दिन। तो हमारे सीन जो है बस एक ही था साथ में, कि मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोई बड़ा जला कटा हुआ। लेकिन जो है द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन वो आई, तो शी रिमेम्बर्ड मी। एंड मुझे पता भी नहीं था कि ऋचा का सीन है आज। तो मेरा सीन कट हुआ, फिनिश हो गया मेरा सीन। तो मैं जाने लगा, एकदम से ऐसे मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे आवाज़ आई, भाई हो गया तुम्हारा। अरे मतलब मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, इतनी बड़ी स्टार है और मुझे ऐसे बुला रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम चलते हैं, तो चलो फिर आओ बैंगलोर और मुंबई आओ, तुम मिलो, ये लो नंबर, चलो बात करते हैं, आओ मैम। तो मुंबई गया, मैं उनसे मिला भी था। तो बड़े डाउन टू अर्थ। बताने में काफ़ी जलन हो रही है इस वक्त आपसे। कोई बात नहीं है, इनो ले लीजिएगा। ओके। तो
बहुत मज़ेदार, बहुत सुलझे हुए, बहुत ही कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, ज़्यादा फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके हुए रहते हैं। तो ये लोग उसी के जो है ह्यूमिलिटी बहुत अमेजिंग है जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी हमें सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा। आपका हमने जब देखा था, आपने जब ये पोस्ट लिखा था अभी रिसेंट, जो आपने जब बोला था कि आपकी फिल्म आ रही है देखने के लिए, तो उसमें कुछ मिस हैपनिंग की बात हुई थी, तो आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? तो अब जैसा मैंने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो नहीं डरूंगा। तो क्या है ना कि बॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री इन जनरल बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या न्यू कमर्स हैं उनको कोई सिस्टम हो कि भाई तुम इस सिस्टम से जाओ और ये फॉर्म भरो या ये एग्रीमेंट करो, तो कोई बताने वाला होता नहीं। तो जो कास्टिंग की थी, कास्टिंग एजेंट थी जिन्होंने मुझे कास्ट किया था, उनसे बहुत पुराने रिलेशंस हैं, बहुत सारे एड्स किए उनके साथ, तो उनके ऊपर उन्हीं ने इसकी कास्टिंग किया था। तो मैंने भरोसा करके उनके ऊपर मैंने किया, कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। तो 12 दिन का टोटल शूट था मेरा और 11 दिन हो गए। 11 दिन तो मोस्टली ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी इन लोग के साथ सीन थे। 12वें दिन जो है सारे मेरे सोलो शॉट्स थे। अच्छा। और बाकी सारे दिनों के पेमेंट दे दिए, उस दिन का पेमेंट रोक लिया, आखिरी दिन का। तो मैंने कहा कि भाई क्या है मामला, तो बड़ा रूडली उसका ट्रीटमेंट था कि नहीं अब तो हो गया, अब क्या है। तो फिर जब डबिंग के लिए कॉल किया, मैंने कहा नहीं वो 1 दिन के पैसे बचे हैं, आप मुझे देंगे वापस। पहले भाई प्रोफेशनलिज्म भी कुछ होता है, हमारे आपके बीच में ये मुआहदा है कि भाई आपको पर डे इतना मिलेगा और जो है आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हो गया, अब अगर तुम्हें इतनी जिद हो रही है तो हम किसी और से करा लेंगे डबिंग। हमने कहा ठीक, करा लो डबिंग। अब आमतौर पे आजकल जो भी मूवीज बन रही हैं या फिर जो भी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मैंने की, उसमें तो सिंक साउंड था कि जैसे अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक लगा के, जैसे शूट हो रहा है वीडियो वैसे ऑडियो भी शूट हो रहा है। वो ज़्यादा आसान होता है एक्टर के लिए। लेकिन ये डबिंग का तो बहुत पुराना चला आ रहा है कब से। अगर आपको पता होगा तो लगान में पहली बार बॉलीवुड में आमिर खान ने ये सिंक साउंड यूज़ किया, वरना हमेशा से डबिंग का ही आ रहा है। अभी भी जो ट्रेडिशनल मूवीज़ बन रही हैं उसमें भी डबिंग का ही था। तो डबिंग के लिए कॉल किया उन्होंने, तो मैंने यही बोला कि भाई पहले मेरे पेमेंट क्लियर करो जी। नहीं किया, कहेंगे कि ठीक है अब किसी और से करा लेंगे। अब वही चीज़ है ना कि एक्सप्लॉयटेशन, अब वो जो डबिंग आर्टिस्ट होगा ना उसको भी जो है एक्सप्लॉयट किया होगा कि नहीं हम तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो एक्सपोजर पूरा मिलेगा। एक्सपोजर दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा ये एक्टर के ऊपर तुम्हारी आवाज़ रहेगी। लेकिन वो इंस्टेड ऑफ उसको पता नहीं पेमेंट दिया नहीं दिया, जो भी हो मैं नहीं मालूम, लेकिन ये है कि एक्टर का जो पेंडिंग पेमेंट है वो क्लियर नहीं किया। और भले ही जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप आर्ट में, भले ही जो आपकी क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ये एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे नहीं, ज़्यादा पैसे की बात नहीं थी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की बात थी कि आप गुंडागर्दी करके हमसे काम नहीं करा सकते, है ना। तो बस वही एक लेकिन मैं तो इसको सीख की तरह मानता हूँ, लेसन है मेरे लिए कि भाई जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए, साइनिंग अमाउंट ना मिल जाए, तब तक आप मानो नहीं कि जो है चीज़ें सच में हो रही हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में तो वैसे भी कहते हैं जल्दी, मतलब आमतौर पे कि जब तक फ्लोर पे ना चली जाए पिक्चर, मत मानो कि वो पिक्चर तुम्हारे हाथ में है। तो ये सब चीज़ें इससे हमें याद है हमारी मम्मी जब बहुत छोटी थी तो लखनऊ में शायद कोई फिल्म शूट हुई थी और उसमें मम्मी का हमारा एक छोटा सा रोल था, मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह उनका एक रोल था। और उनको जो मेन एक्टर थे उनकी मतलब वो दूल्हा, कोई ऐसा सीन था उनकी शादी हो रही है, वो दूल्हा है और उनके साथ कार में उनकी छोटी बहन बैठी है। तो उसमें हमारी मम्मी थी, बट फिर वही हुआ कि वो सब शूट हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। वो बहुत होता है ऐसा। हाँ, बहुत होता है ऐसा। इतनी सारी पिक्चरें जो है कभी जो है, तो शूटिंग तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है ना कि आपको पहले पूरा अपना चैनल बनाना होता है कि भाई हम ये स्क्रिप्ट रेडी हो गई, अब इसके लिए फाइनेंसर ढूंढो, प्रोड्यूसर ढूंढो, डायरेक्टर ढूंढो। अगर आप खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट खुद कर रहे हैं, तो वो ढूंढ के फिर उसके शूट करने से पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढ लो। और ज़्यादातर काम वो प्रोड्यूसर का होता है, ये प्रोडक्शन कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करती है कि भाई वो सारा ये सब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेंगे मूवी को, उसके हिसाब से पैसे लगाते हैं फिल्म्स में। तो वो सारा काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो। हाँ, बहुत ही पूरी इंडस्ट्री उस पर है ना बनी हुई, तो काफ़ी मैनेजमेंट इसमें चाहिए होता है। अब ये है कि क्योंकि अभी तक इंडिया में
ये अभी भी 95% मूवीज ऐसी बन रही हैं जिसमें प्रोड्यूसर ये देखते हैं पहले कि बिकेगी या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को खरीदेंगे या नहीं, उसके हिसाब से पैसे लगाते हैं स्क्रिप्ट में। जबकि अब जो थोड़ी बहुत मूवीज आनी चालू हुई हैं, मसान हो गई, मसान में तो बहुत ही अच्छी बात थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर हुई और पान सिंह तोमर हुई, इन सब पे लोग पैसे नहीं लगा रहे थे। जैसे क्या नाम है, तिग्मांशु धूलिया जिन्होंने हासिल डायरेक्ट किया पहली मूवी, तो उनका आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी यही बताते हैं कि वो स्क्रिप्ट लेके कहाँ कहाँ नहीं गए, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी। शेखर कपूर को उसने असिस्ट किया था, उसके बावजूद लोगों ने पैसे नहीं डाले क्योंकि उनके हिसाब से ये पिक्चर चलेगी नहीं, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो मार्केट बेस्ड वो है ना, वो अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कि अब लोग जो है नई कहानियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मामला चेंज हो रहा है, लेकिन तो अब तो इसलिए थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है, शायद मैं बॉम्बे मूव कर जाऊँ ये सब, क्योंकि अब कॉल्स वहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा। नाइस। तो वहाँ पे ज़्यादा काम रहेगा। हाँ तो ठीक है, फिर हम अभी आपसे आपका ऑटोग्राफ लेकर के रख लेंगे संभाल के। अभी बाद उसको वीडियो फ्रेम पूरा कर चल देंगे। रहा है नहीं फिर भी ऑटो वो एक कनेक्शन टाइप का है, वो सही एक बात, एस्थेटिक वाली बात हो गई जी, कि जी। ऑटोग्राफ है ये हमारे बात पास। तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। हम काफी ओल्ड स्कूल है। सेम है। हम जो दास्तान गोई कर रहा है वो कितना न्यू स्कूल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे चल के आपकी दास्तान गोई पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल जो हमें आपसे करना है वो ये है कि आपने काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स में काम करा है और ये पहली आपकी बड़ी फीचर फिल्म रही है, तो कैसा रहा, मतलब उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस लगे, कैसा एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस था, या क्या ऐसा फैक्टर था जो शॉर्ट फिल्म को बड़ी फिल्म से अलग करता है, या कुछ ऐसा? तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपको शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना होता है कि मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया है, जिसने भी लिखा है स्क्रिप्ट वो इसको ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई हमें प्रोड्यूसर कहाँ मिलेगा, फाइनेंशियल कहाँ मिलेगा, क्योंकि बात बहुत छोटे लेवल की है, बात छोटे स्केल की है। कितना 5-10 मिनट आधा घंटे की मूवी बना लोगे, तो उस पर काम ज़्यादा आर्टिस्टिक फ्रीडम मिलती है उस पर काम करने में। और चूंकि बात इस पे हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म्स मेरा मेन वो नहीं है। अच्छा। मुझे मेरा तो लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही ज़्यादा मज़ा आता है कि थिएटर का एक प्ले करके कि अगर जिसमें 3-4 एक्टर्स हैं हम लोग जो है कुछ रिहर्स करने लगे, भाई स्क्रिप्ट से लेके स्टेज तक जाने में एक जो जर्नी होती है कि भाई आपने कैरेक्टर पढ़ा, पूरा नैरेटिव समझा, फिर आप धीरे धीरे वो कैरेक्टर बनते चले गए, तो वो आपके अंदर भी मेथड एक्टिंग तो हाँ वो जाहिर सी बात है वो तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन पूरा प्रोसेस कि उस दुनिया को समझना, इसीलिए थिएटर जो मेरे हिसाब से इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि जिस तरह से आपका अखबार है, जिस तरह से आपकी किताब है, जिस तरह से आपका रेडियो है, उसी तरह से आपका थिएटर भी है, वो फिल्म्स भी है। ठीक है, आपको कोई बात कहनी है, आपको कोई स्टोरी सुनानी है तो आपके पास फिल्म है, आपके पास किताब है, आपके पास थिएटर है, आपके पास दास्तान। ठीक है, तो वो जो एक मज़ा आता है कुछ एक कैरेक्टर डेवलप करने में और उसकी दुनिया समझने में और वो बन जाने में, वो फिल्म्स में आम तौर पे नहीं होती। वो अब वो चीज़ चेंज हो रही है, एंड बाय द वे मतलब फॉरेन कंट्रीज में है वो जी। और अगर आप देखें तो जो हमारे कंट्री में अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मीरा नायर, शेखर कपूर, अनुराग कश्यप आज के टाइम में, और आपके क्या नाम है दिवाकर बैनर्जी, वो लकी लकी ओए बनाया उसमें, तो उसमें कैरेक्टर पे काम होता है ना, कि आप क्या प्ले कर रहे हैं, आप अपने आप को प्ले नहीं कर रहे हैं। तो जो होता चला आ रहा है कि आप स्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, आप स्टैब्लिश्ड स्टार हैं, आप अपने आप को प्ले कर रहे हैं, आप 50 फिल्मों में वही बने, कुछ नया नहीं है। तो फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग हुई ना, वो तो दुकान खुली हुई आपने, बिल्कुल। तो उसमें आर्ट कहाँ है? अब मैं दास्तान सुना रहा हूँ, दास्तान लिख रहा हूँ पहले, तो वो जिस दुनिया के बारे में लिख रहा हूँ, जो कहानी बता रहा हूँ, तो उस दुनिया को समझना, उसमें कैरेक्टर्स क्या हैं तो वो लिखना। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है ना कि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, अगर मैं मतलब रियल चीज़ें बता रहा हूँ, ऑफकोर्स तिलिस्म में वो शुबा अलग चीज़ है बिल्कुल, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी डालनी पड़ती हैं या फिर डाली जाती हैं जिसमें जो है इंसान को कनेक्ट होता है कि भाई ये तो हमारे आसपास का कोई कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर बनना और वो चीज़ तुरंत ऑडियंस तक पहुंचा देना,
काफ़ी काम करके, वो तो मतलब वो तो जो परफॉर्मेंस होती है वो तो उस वक्त दिखती है ना, बिल्कुल, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है। उसके पीछे बहुत सारा रिहर्सल जाता है, बहुत सारा हिट एंड ट्रायल होता है कि भाई क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, तो मज़ा उसमें ज़्यादा आता है। लाइव परफॉर्मिंग आर्ट में जो मज़ा है वो नहीं है किसी में। तो काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है लाइव परफॉर्म करना, क्योंकि अगर आप मूवीज में देखें तो उसमें ये हो गया, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, उन्होंने रीटेक कर लिया, सब कुछ उसकी फैसिलिटीज है। बट अगर आप लाइव कर रहे हैं तो आपको रीटेक का बिल्कुल और नहीं है, आपको एक ही बार में सब कुछ करना है, एक ही फ्लो से करना है, तो इसीलिए आपको तो मतलब कि ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें ज़्यादा है। तो वो जो है आप कमान जो है थोड़ी पीछे खींचनी पड़ती है, तो आप उतना तैयारी कर लो। बहुत अच्छा एक एक्टिंग टीचर है उनका बहुत अच्छा कोट है कि वर्क सो मच ऑन इट दैट यू कांट गो रॉन्ग, you cannot go wrong, like even if you it goes into an autopilot kind of a thing, कि अगर आप मतलब गलती गुंजाइश ही नहीं रह जाती अगर आप इतना रिहर्स कर लो। अगर आपने नाटक ये वाले देखे हैं कौमुदी, मुक्तिधाम, मेरे तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे मेंटर हैं अभिषेक मजुमदार, उनके नाटक हैं जी। तो उसमें आप देखें कुमुद मिश्रा जी को और शुभ्रज्योति बराग जी को, इन लोग को कि मतलब कितना मतलब वो लोग डालते हैं एफर्ट उसमें। 15-15 घंटे रिहर्सल्स हो रहे हैं। हम लोग का भी जब चालू होता है तो 1 महीना तो कम से कम रिहर्स करना है परफॉर्म करने से पहले। हाँ, फिल्म में आपको रीटेक मिल जाता है, लेकिन जो निखार आता है कैरेक्टर में, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो जो मैंने आपको पहले भी बात कही कि वो कैरेक्टर बन जाने में मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो उस कैरेक्टर को बनाते वक्त जरूरी नहीं कि कैमरा रहे, है ना। तो कैमरा तो भाई एक दिन हायर किया जाएगा कि भाई आज 10 दिन के लिए हमें कैमरा और सारा सेटअप चाहिए शूट का, और जो है उस 10 दिन शूट होगा, लेकिन तैयारी तो उसकी बहुत पहले से चालू होनी चाहिए। तो अब वो चीज़ आ रही है, पहले फिल्म में रिहर्सल की कोई नहीं थी, अब तो वर्कशॉप्स भी होती हैं। हाँ, उसके लिए एक्टिंग उसके लिए रिहर्सल वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो पहले तो नहीं था, अब ये सब चीज़ें चेंज आ रही है, और मतलब क्वालिटी में भी अब चेंज दिखता है, राइट। सो मज़ा तो आता है मुझे परफॉर्मिंग में, बट हाँ ठीक है कि भाई परफॉर्मिंग आर्ट्स में इतना, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका उतना क्या कह सकते हैं कि खर्चा नहीं निकलता, आपका ज़िंदगी नहीं चलती, आपको मज़ा बहुत मिलता है, लेकिन उतनी नहीं चलती, तो आपको कई सारे और भी काम करने पड़ते हैं। वो आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको आनंद बहुत प्राप्त होता है, लेकिन आपको जो है आपका चूल्हा जो है बहुत गर्म नहीं रहता। तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि आपके उस आर्ट को सपोर्ट कर सके। तो कुछ लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कुछ लोग कॉरपोरेट्स के साथ काम करते हैं, कुछ लोग मूवीज़ करते हैं। तो मेरा भी वही मकसद है कि, लेकिन अगर मूवीज़ करने में भी जो है कुछ मज़ा आए, भाई कुछ नया कैरेक्टर करने को मिला, कुछ अच्छी लाइंस करने को मिली, कुछ चैलेंजिंग मिला जिसमें मतलब दिमाग इन्वॉल्व हो, मतलब कि अगर मैं सिर्फ जाके मुझे बोल ही देना है खाली अपनी शक्ल के बेसिस पे, या फिर जो है अच्छा कपड़ा पहना दिया, अच्छा मेकअप कर दिया, अच्छे बाल बना दिए, बस उसी के बेसिस पे करना है, तो फिर तो मैं मतलब साबुन ही बेच लूँ ना। तो मतलब मुझे क्या है, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ एक तरह से, उसमें आर्टिस्टिक क्या है, बिल्कुल आपने जर्नी क्या ली कि भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको परफॉर्म करना है, तो वो तो इंसान बोल के भी पढ़ सकता है ना कि हाँ ये लिखा हुआ है, वो नॉवेल पढ़ लेगा। आप क्या ऐसा ऐड कर रहे हैं एज एन एक्टर उस स्क्रिप्ट में, वो चीज़ निकालने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिल्में हैं, तो फिल्में अपने आप को फंड करने के लिए, या फिर अपने आप को कह सकते हैं घर चलाने के लिए फिल्में हो गई, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स हो गई, तो मैं वो सब करता हूँ। तो जैसे सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं, तो सेल्स प्रोफेशनल्स को मैं स्टोरी टेलिंग के ज़रिए ट्रिक्स बताता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे सेल्स को बेटर, अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छे से किया जाए। तो वो एक है मेरा। तो कॉर्पोरेट के साथ काम करता हूँ, बच्चों के साथ काम करता हूँ, और फिल्में जब आ जाती हैं तो कर लेता हूँ। अभी तो पहली है, देखिए। जी नहीं, आपने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म भी तो करी है। हाँ, शॉर्ट फिल्म, हाँ उसमें ज़्यादा मज़ा, मतलब कि ज़्यादा स्कोप होता है करने का। जैसे 92 में एक मेरा दोस्त है, उसने लिखी थी, तो वो क्रिकेट के डकवर्थ लुइस के ऊपर थी। डकवर्थ लुइस का वो एक रूल होता है ना कि मतलब बारिश हो गई, अब पता नहीं कुछ किया उन लोगों ने डकवर्थ लुइस करके नाम से, और बता दिया कि नहीं इसके हिसाब से ये जीत गए।
तो बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान होते थे कि ये क्या मतलब होता है कि अच्छा खासे तो खेल लेते हरा देते, लेकिन जो डकवर्थ लुईस कौन है कि इनके चक्कर में जो है ये चीज़ जो है ज़्यादा हार्ड मतलब उल्टी हो गई। तो वो 90 टू विन थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो डकवर्थ लुईस के ऊपर थी। एक पिक्चर बनाई उसी बंदे ने लिखी थी, नौकरी। तो नौकरी वॉज अबाउट अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड वेयर गवर्नमेंट does all the surveillance on its population। ओके, तो वो काफी ऐसे टाइम के लिए, सेंसिटिव इशू है ये भी। हाँ, तो वो उसके ऊपर 5 मिनट की मूवी थी, वो बहुत मज़ा आया करने में मुझे। और अभी लास्ट ईयर एक मूवी थी मुड़ मुड़ के ना देख, जी। तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। हाँ, हमने देखा आपने जितना काम करा वो काफ़ी किसी न किसी वे में काफ़ी यूनिक सा है, काफ़ी अलग अप्रोच वाला काम है। जैसे ये हो गया, फिर आपने अभी नौकरी के बारे में बताया, जैसे मुड़ मुड़ के ना देख, ये भी जो है लव ट्रायंगल कह सकते हैं? नहीं, लव ट्रायंगल नहीं था। इट्स अबाउट अ क्वेयर रिलेशनशिप। सो उसकी कहानी ये है कि इस बंदे की वाइफ जो है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी। इस बंदे की वाइफ स्टार्ट्स discovers that she is a lesbian, and she ultimately leaves him for his best friend। So that was the story। So how does it, so बात तो मतलब मुद्दा वहाँ पे उतना सा था, लेकिन जो नुआंस ये है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप अफेक्ट होती है तीनों की एक दूसरे से। जो उसकी नई पार्टनर है, इस बंदे की बीवी की नई पार्टनर है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है। तो हाउ, मतलब ये कैसे इस बिट्रेल को, या फिर दोनों तरफ से वो बिट्रेड फील कर रहा है, और लेकिन फिर भी ये कि उनको इंसान की तरह देख भी रहा है कि हाँ भाई हो सकता, मतलब चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख भी रहा है, और he's trying to be normal with it, he's trying to accept it। तो वो उसी स्ट्रगल की फिल्म है। तो अब चूँकि मैं खुद भी जो है काफ़ी एलाई हूँ विमेंस राइट्स का और LGBTQ राइट्स का, तो मुझे वो फिल्म स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छी लगी थी। और दोस्त जो हमारा जिसने लिखी थी उसने बहुत अच्छे तरह से लिखी थी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। उसके साथ पहले 2 मूवी और करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम, कोई और मूवी शूट कर रहा था, कोई और परफॉर्मेंस कर रहा था, तो कमिटमेंट्स। तो उसने कहा यार ये, उसने 6 महीने पहले ब्लॉक कर देना मुझे कि ये 2 महीने मेरे लिए रख लो। तो मैंने वो 1 महीने में हो गया काम, तो बहुत अच्छा था। और उसने काफ़ी अच्छा काम भी करा। बैंगलोर में क्वीर जो फेस्टिवल होता है उसमें भी गई थी, तो काफ़ी सारी हम लोगों की बातें हो गई हैं। और हमारे शो की ये रिवायत है कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको अपने हाथ का खाना चखाते हैं, खिलाते हैं बल्कि। तो खुशबू सूंघ ली मैंने आते हुए। हाँ, नीचे किचन में, ये अच्छा हुआ। हाँ। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम खाना मंगवा लें। बिल्कुल, बहुत भूख लगी है। बहुत शुक्रिया। तो दस्तरखान पे खाना लग चुका है, बहुत उम्दा लग रहा है देखने में भी, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। खुशबू तो आपने आते वक्त सूंघ ली थी। हाँ, तो अब जो है इसका जायका चख के बताया जाएगा कि इसका ऑडियो और स्मेल मैच हो, वीडियो और स्मेल मैच हो रही है कि नहीं। हाँ। नहीं, टेस्ट और स्मेल मैच हो रही है कि नहीं जी, डिसाइड कर लिए पहले। वही कंफ्यूज हो गया मैं, बोलते कंफ्यूज हो गया मैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, विजुअल्स और नहीं, क्या है कि मैंने मॉडलिंग की है, ठीक है। जी। तो मॉडलिंग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं मॉडल्स, बहुत देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं ना तो उनका वीडियो ऑडियो से मैच नहीं करता। तो सब कुछ धरा रह जाता है। तो वो थोड़ा सा था, और मैंने कहा कि भाई यहाँ बात और स्मेल्स की और सेंसेस की हो रही है। खैर, बिस्मिल्लाह जी। हाँ, मास्टर शेफ के जज वाली फीलिंग आ रही है आपको? जावेद अख्तर साहब होंगे तो भाई इसमें जो छौंक पड़ी थी उसका खुशबू आ रही है। माशाल्लाह। नहीं, एक्चुअली अच्छी कोफ्ते की बिरयानी, वाह, बहुत ज़माने बाद खा रहा हूँ।
अच्छा, वो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोफ्ता ऐसे ही ना, तो कोफ्ते का नाम क्यों पड़ा होगा ऐसे, मैं सोचता हूँ कोफ्ते का नाम कोफ्ता क्यों पड़ा होगा? क्या किसी ने एक कोफ्त में बनाया होगा? किसी को खाना नॉर्मल बनाते बनाते बहुत कोफ्त हो गई, आज हम कोफ्ता बनाएंगे, सब मिला के 30 किलो खाओ। आज हम बघार नहीं डालेंगे, आज हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जब देखो मुझे ये बनवाते रहते हो। किसी बीवी ने नाराज होकर ये कोफ्त में बनाया है कोफ्ता, तभी इसका नाम कोफ्ता है। तुर्की में भी कोफ्ते खाए जाते हैं, आपको पता है, पर हमारे कोफ्ते में और तुर्की के कोफ्ते में फर्क ये है कि हम लोग जो कोफ्ता बनाते हैं तो हम लोग उसे तल देते हैं, बनाने के बाद बॉल्स बनाने के बाद तल देते हैं, लेकिन वो लोग मतलब शेप का ही नहीं खाली फर्क है, वो लोग जब कोफ्ता बनाते हैं तो उसको चारकोल के ऊपर सेकते हैं, उसको उस तरीके से पकाते हैं। तो हमारे और उनके पकाने में ये फर्क है, बाकी लगभग रेसिपी वगैरह जहाँ तक हमें पता है सेम ही है। जैसे अर्तुगरुल में मैंने देखा था कुछ जो है। अच्छा, हाँ ऐसा कुछ था। चावल था और कोफ्ते ऐसा कुछ लग रहा था, मैंने पॉज करके देखा था। हलीमा सुल्तान ने बनाया था। अच्छा, हमने नहीं देखा। आपको नहीं पता हो क्या? खैर नहीं, काफी अभी सुना है, आपने सुना होगा बहुत इसके बारे में। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तो काफी लहर सी एक आ गई बहुत। हाँ, और ये ऐसा नहीं कि अभी आया है तो आया है। लोगों की दिक्कत ये है कि जब वो काफी वक्त बीत जाता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये भी चीज अच्छी थी। जमाने बीत जाते हैं, पोएट मर जाते हैं और नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ जी। तो ये बना तो था 2014 से 2019। हाँ जी। टर्की में 5 सालों में 485 एपिसोड, 485 नहीं, कुछ 120 एपिसोड है कुछ, उन्होंने दिखा डाले अपनी जनता को टर्की में। लेकिन अभी जो उर्दू में जो डब हुआ है वो इस साल डब हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में जी। तो उसके बाद लोगों ने इसकी वैल्यू समझी। अभी क्या है कि अभी तक जो हम लोग ने देखा था, जो हम लोग आर्टिस्ट लोग या फिर जो कह लें कि जो लोग थोड़ा नज़र रखते हैं कि भाई क्या चीज़ अच्छी क्वालिटी की है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अभी तक जो बड़ी पिक्चरें रही हैं वो ट्रॉय, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये चीज़ बिल्कुल उसी क्वालिटी की है और एक एरा की बात कर रहे हैं, है ना जी। तो और कहीं ना कहीं इसके जो फेमस होने की वजह है वो यही है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नर्व टच कर ली उन्होंने। तो ये पाकिस्तान से शुरू होकर फिर इंडिया, फिर जो भी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन हैं, अब तो 12-15 लैंग्वेजेस में डब हो गई सीरीज, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। हमने देखा नहीं है, बट हमने इस पर आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने थोड़ा रिपोर्ट वगैरह देखी है, जिसमें काफ़ी हॉलीवुड से लोग बुलाए गए थे फाइटिंग सीन्स शूट करने के लिए, स्पेशल टीम्स आई थी ट्रेनिंग के लिए, ग्राफिक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है जैसा हमने सुना है। हाँ, ग्राफिक्स बहुत तो वो सब चीज़ें उसकी, ये सारी काफ़ी फैक्टर्स है। फिर मुस्लिम्स का ये रहा कि मुस्लिम्स को हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी उनकी गलत इमेज दिखाई गई थी, बहुत ग्रेश इमेज दिखाई गई थी। तो उसके लिए जब उनको एक हीरो उनका मिल रहा था, उन्होंने उसको काफी हीरोइन भी मिल रही थी ना मर्दों को। नहीं, ये भी बात है जो भाई जो बात पेट्रियार्की वाली है वो कहेंगे बिल्कुल कि भाई आप ये इसलिए भी मर्द ये इसलिए देख रहे हैं कि आपको एक अपनी आइडियल औरत दिख गई स्क्रीन पे, कि जो एकदम जिसके वेस्टर्न लुक्स हैं, लुक्स उसके एकदम खूबसूरती में जो है, जो सोशल बायसेस हैं उस पर वो बिल्कुल खरी बैठती है। कभी ध्यान दीजिएगा इस पर कि वो जो है दिखने में एकदम अमरीकी है और जो है वेस्टर्न लुक्स हैं, और जो है वो पैकेजिंग जो उसकी है वो बिल्कुल इस्लामिक है। तो वो तो ये आपकी बात ही मैं ऐड ऑन करते, जो आपने पेट्रियार्की की बात करी, तो यही हुआ था कि जब लोगों की हलीमा बाजी ने जब अपना 2 पीस शूट करवाया, बिकनी शूट करवाया था, तो उसके बाद काफी ट्रोल करा गया था उनको। तो ये भी लोग आए उनको नसीहत करने। हाँ, और फिर जब अर्तुगरुल जिन्होंने रोल प्ले करा है उन्होंने जब कुत्ता रख दिया, तो उस पर भी काफी बवाल हुआ था कि अलाउड नहीं है। हाँ, हालांकि भाई मुझे तो प्रॉब्लम यही लगी, लेकिन मतलब सीरीज में या फिर जो है जो पेट्रियार्की से प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई औरतों को आपने दबा के रखा, ऑप्रेस्ड 50% पॉपुलेशन को आपने दबा के रखा हुआ है, जो कि इकोनॉमिकली भी रिग्रेसिव है और मॉरली भी रिग्रेसिव है और रिलीजियसली भी रिग्रेसिव है। बिल्कुल, रिलीजन नहीं कह रहा कि आप दबा के रखो, है ना। तो ये लगता है, लेकिन ये कि अर्तुगरुल में जो दिखाया है
वो तो उस जमाने का दिखाया भाई, 1100, 1200, 1300 का दिखाया है मामला। तो उस टाइम पे तो दुनिया भर में औरतों की भाई इंडिया की बात कर लीजिए अगर आप, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अब वो दिया है, क्या नाम है आपको, अरे प्रॉपर्टी में हक अब दिया है, प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन को। अमेरिका में औरतों को वोटिंग राइट्स कितने साल पहले मिले? कोई 70-80 साल पहले मिले, 1920 में लगभग, आई गेस 80 साल के आसपास मिले। तो कोई इतना बड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग दूर नहीं आ गए। बिल्कुल। टर्किश ड्रामा हम देखते हैं क्योंकि हम हिस्ट्री बफ है थोड़े, तो हमने देखा है सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट, तो उसका मैग्निफिसेंट सेंचुरी करके एक है, तो हमने उसके कुछ एपिसोड्स देखे हैं, काफ़ी अच्छा है। सुल्तान सुलेमान वही थे जिन्होंने सुलेमानिया मॉस्क बनवाई थी, तुर्की की लगभग कहा जाता है कि सबसे मैग्निफिसेंट मॉस्क वही है। और क्योंकि वो 10th सुल्तान थे, वहाँ पे जो चार उस पे जो मीनारें 4 खड़ी हैं, उस पे ऐसे सर्कल्स बने हैं जो दिखाते कि मतलब वो 10 सर्कल्स बने, तो वो बताते कि मतलब ये 10वें सुल्तान थे। और कहा जाता था कि 10 बहुत लकी नंबर होता है, तो वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी अलग स्टोरी है। बहरहाल वापस इंटरव्यू पे आते हैं। हाँ वो तो है, हाँ वो तो काफ़ी बातें हो जाएंगी फिर उस पर, तो हमें काफ़ी अच्छी लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है भी कि हाउ, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये जो चावल है ना, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी जो गले हुए की जो गला तो पूरा हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी और लेंथ ये सब मतलब एकदम ऑन पॉइंट है, मतलब हाँ। और कोफ्ता भी वैसे ही ना, तो इलास्टिक है। जितनी बार कोफ्ता बोलने में वो कोफ्त वाली बात याद आई जाती है। क्या है कि मैं थोड़ा पन होता है ना अंग्रेजी में, पन, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है मुझे वो करने में। जैसे अभी जो है एक फकीर जो है घर पे, जो औरतें आती है ना मांगने, वो धुन में जो मांगते हैं, बेटिया दे दो अल्लाह के नाम पे तो वो खड़ी हुई थी। तो उससे मुझे याद आया कि हम जब छोटे थे तो हमारी बहन को, हम लोग छोटी बहन को चढ़ाया करते थे, बोलते ए बिटिया दे दो अल्लाह के नाम पे, बोलते थे बिटिया मांग रही है अल्लाह के नाम पे, दे देते तुम्हें जाओ तो ये पन जो है हमेशा से दिमाग चलता है, तो यार चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी हर जगह से, जब आदमी क्रिएटिव होता है तो उसे हर चीज में क्रिएटिविटी दिख जाती है। तो अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं, जी क्रिएटिव जूसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। काफी हक बात बोलिए। एक सवाल पूछे आपसे अगर इजाजत हो तो। काफी हम लोग आज मौजूद से हटे जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों में काफी बात होनी है। अब जो खाना हो तो खाने की बात होगी, और फिर जो हर चीज की बात होगी, वो बातें हैं मतलब, तो एक बात से दूसरी बात निकलती है, कॉन्वर्सेशन ही हुई, और शो भी कॉन्वर्सेशन का ही है जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं बिल्कुल है, खाने पे है। तो सवाल मतलब हम तो बकवास करते रहेंगे, आपका सवाल जी, तो सवाल ये है कि आप फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे थे, तो फाइनेंस की पढ़ाई करते करते दास्तान हुई की फील्ड में कैसे आप चले गए? तो सवाल जो है बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत गहरा है। क्या है कि इंसान ना कभी कभी अपने आप को अपने वजूद से बाहर निकल के देखता है ना। तो जब भी मैं कभी इस सवाल के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने आप को वैसे देख रहा होता हूँ। तो अभी खासकर जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने अपने आप को बहुत कोसा। अच्छा खासा जॉब करे थे बैंक में, अभी तक कोई प्रॉपर्टी खरीद ली होती, गाड़ी होती, बंगला होता, अच्छे खासे जो है पैसे होते जेब में, और यहाँ आर्टिस्ट बने हुए जो है फिर रहे हैं एकदम फटे कपड़े पहने हुए गरीबी में। तो क्योंकि काम था नहीं लॉकडाउन में कुछ, तो बहरहाल लेकिन हुआ ये था कि बनना मुझे तो एक्टर था कि मतलब कुछ एक्टिंग में करना है। अब क्योंकि ऐसा था कि भाई हमारे यहाँ टीवी नहीं थी बचपन में, ठीक है, बचपन में कभी टीवी नहीं थी हमारे। अच्छा। हमने 12th पास कर ली तब टीवी आई, और टीवी आया, केबल आया, सब साथ में, ठीक है ना। तो अब सीधा अब या तो गंदी गंदी पिक्चरें देख लो जी सिनेमा पे और जो है सेट मैक्स पे बॉलीवुड की,
तो ये तो हम अपने अब्बू का बहुत शुक्रिया करते हैं कि मतलब उन्होंने मेरा पूरी पढ़ाई तक जो है टीवी नहीं रखी घर में। तो क्या रहता था, 20 पेपर कम से कम, न्यूज़पेपर डेली के 20 न्यूज़पेपर आते थे। और वो तो टेक्स्ट बेस्ड जो है ना बहुत बढ़ गया कि मतलब पढ़ने का बहुत आदत पड़ गई और कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करोगे। तो मतलब कभी कभी पतंगे उड़ाने, लेकिन वो भी शौक नहीं था, उसमें भी डांट पड़ती थी। क्रिकेट खेल लिया, क्रिकेट अच्छा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। लखनऊ का तो फेवरेट पास टाइम रहा है पतंगे उड़ाना। हाँ, लेकिन फिर क्या करो, लेकिन उसमें भी मजा नहीं आया कि मतलब कि क्या लगे रहे इतनी देर तक, मतलब इट वाज टू लेबोरियस अ जॉब टू डू। तो अगर मतलब इंसान जो चीज शौकिया कर रहा है उसी में बोर हो जाए तो क्यों करे। सही बात है। तो पतंग नहीं उड़ाना मजा नहीं आता। तो पढ़ते बहुत थे, तो उसके अलावा मंटो, इस्मत चुगताई और जो है लियो टॉल्स्टॉय के ट्रांसलेशंस, ये सब जो है घर में रहते थे, हम लोग पढ़ते रहते थे सब चीज़ें। तो जब टीवी आया तब एक नई दुनिया से एक्सपोज हुए कि पहले तो कभी पड़ोसी घर में देख लिया, कभी कुछ कहीं अंकल क्या नहीं देख लिया। तो लेकिन जब टीवी आया तो जो है हॉलीवुड फिल्म्स और वो सब देखना चालू किया, जो कितनी रियल थी, मतलब कि क्या परफॉर्मेंसेस थी। बाकी तो अपने जो इंडिया में चलता रहता था कि इंस्पेक्टर साहब और ये कुत्ते कमीने मार देंगे, ये सब क्या इम्प्रैक्टिकल कॉमेडी बातें होती ना, कि ऐसे कौन बोलता है जिंदगी में। लेकिन हॉलीवुड में भाई थी, मतलब रियल बात हो रही। तो वो कहीं से चस्का लग गया कि एक्टर बनना है। 12th पास किया और जो है ग्रेजुएशन करने लगे। तो ये सब उस टाइम का टाइम था कि भाई सीख रहे थे नई नई चीज़ें। और फिर ये था कि पढ़ाई भी पूरी करनी है, कि पढ़ाई पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई अपना जो एजुकेशन सिस्टम है कि पहले पढ़ लो। 12th पास कर लो फिर तो मजे। हाँ 10th पास कर लो फिर तो मजे। 12th पास कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, MBA कर लो, फिर तो मजे। लो बेटा जॉब कर लो, अब मर जाओ। जॉब करते करते मर जाओ, ठीक है ना। तो बस यही है, एक बार शादी कर लो फिर तो मजे मजे। अब ये हो जाता है जॉब के बाद, है ना। तो शादी पे भी लोग नहीं रुकते, फिर उनको और चाहिए। एक कर लो, फिर दूसरा बच्चा कर लो। तो खैर, तो वो सब जो है समाज की सुनोगे तो कहाँ तक सुनोगे, बिल्कुल वही नहीं। खैर, तो हुआ ये कि वो सब करते करते पढ़ाई पूरी करते करते आ गया 2008, फिर MBA करने। और जब मैं MBA करने गया वहाँ, तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला, वहाँ पे बैंगलोर का ही बंदा था। उसने मेरी फ़ोटोज़ खींची तो मैं तो फोटोज़ में अच्छा निकल आया, तो फिर मॉडलिंग करने लग गया। तो मॉडलिंग इसलिए करने लग गया बिकॉज सबने ये बोल रखा था कि देखो मिलिंद सोमन, जॉन अब्राहम और जो पता नहीं कौन कौन हज़ार लोग सब मॉडल बने थे, मॉडलर बन के एक्टर बने, तो तुम भी करो। तो हम मॉडलिंग करने लगे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं किया, 8-10 शोज़ किए, रैम शोज़। मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद बोरिंग। तो आप हैं क्या, आप चलते फिरते मैनेक्विन हैं मॉडलिंग, बिल्कुल, है ना। आप और क्या है, आपकी कोई औकात नहीं है उसमें। जो कपड़े पहने हैं आप, उसकी औकात है, और आपके एज अ मतलब जो आपकी बॉडी है बस उसकी वही है। आपको कैसा हुनर नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना, वो कोई हुनर की बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मैं एक्सपोज हुआ थिएटर से। मैंने थिएटर देखना चालू किया। कितनी बड़ी आयरॉनिकल चीज़ है, पले बड़े पैदा हुए सब कुछ लखनऊ में, जो कि थिएटर और हिंदुस्तानी क्लासिकल इन सब का हब है, ठीक है। और फिर पहला थिएटर प्ले कब देखा मैंने, बेंगलोर में जाके। अभिषेक मजूमदार का ट्रेडमिल हिंदी नाटक। मैंने कहा ये तो यही करना था मुझे, एक्टिंग कहाँ, मॉडलिंग के चक्कर में घूम रहा हूँ मैं। तो मैं थिएटर करने लग गया और एक नाटक ट्रांसलेट किया, उसमें परफॉर्म किया, और फिर एक के बाद दूसरा तीसरा कई सारे नाटक किए, बहुत नाटक किए मैंने। पन इंटेंडेड। हाँ, तो और उसी बीच में एक जर्नलिस्ट मिले मुझे, जो मेरा नाटक देखा था उन्होंने कहा कि तुम दास्तान में करो। मैंने कहा दास्तान में सुनी नहीं मैंने, क्या होता है। तो उन्होंने दिखाया मुझे एक परफॉर्मेंस दानिश भाई का। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि अब क्या है कि कॉस्ट्यूम जो है उसका, वो कॉस्ट्यूम पहन के अपने मुहर्रम मरसिया पढ़ते हैं, है ना। और जो परफॉर्मेंस पार्ट है उसका, वो ज़्यादातर क्योंकि उर्दू में है, काफ़ी पर्सनलाइज्ड उर्दू है, वो भी बचपन से हमारे उसमें रही है, क्योंकि शिया जो ट्रेडिशंस हैं मुहर्रम के, उसमें मरसिया ख़वानी, सोज़ ख़वानी, पेश ख़वानी, इन सब में जो है काफ़ी पोइट्री और परफॉर्मेंस का एंगल इन्वॉल्व है, स्पेशली मरसिये में। बिल्कुल, मरसिये में आप जो है पढ़ के परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिकली इट्स अ परफॉर्मेंस। मैंने कहा काफ़ी अच्छी चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि ये कहीं बीच में मिलता है जाके ना, थिएटर, पोइट्री है सब कुछ।
तो इस तरह से फिर दास्तान गोई चालू हुई। तो अब मैं 2015 में मैंने जॉब पूरी तरह छोड़ दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था दास्तान गोई और थिएटर सब में, और मुझे लगा कि जो है जॉब जो है अब रोड़ा बन रही है हमारे इसमें। और तब तक थोड़ा बहुत मतलब कमाई का भी सेटअप हो गया था कि भाई नौकरी छोड़ेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो एक स्कूल में पढ़ाने लग गया था मैं ड्रामा, और बस तो फिर मैं फुल टाइम वही करने लग गया, थिएटर एंड दास्तान गोई। बस इतनी सी कहानी है दास्तान गोई की। काफ़ी मज़ेदार अभी तक की हमारी बातचीत रही है। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि दास्तान गोई जो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है वो इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है, तो क्या है जो इतना क्रिएटिव भी है, इतना ज़्यादा इंगेजिंग भी है, और लोग जो दास्तान सुनते हैं वो खुद को सबमर्ज पाते हैं उस पूरे उसमें, खुद को एक कनेक्टिविटी बिल्डअप हो जाती है, तो इतना अच्छा आर्ट फॉर्म होते हुए भी दास्तान गोई मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा जवाब तो ये है कि भाई कोई भी लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स मेन स्ट्रीम में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम का जो डेफिनेशन है वो है बॉलीवुड, ठीक है ना, कि भाई मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, ये सब जो है ये सब बकवास चलेगी और हर बच्चा गाएगा ये सब। मेरे घर के बगल में एक प्ले स्कूल था, वहाँ पे बच्चा गा रहा था 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इतना 4 साल का प्ले स्कूल में खेलता हो बच्चा, मतलब इंसान के सीने पे सांप लौटते हैं सब सुन के। लेकिन तो मेन स्ट्रीम में तो जो भी अच्छी आर्ट फॉर्म है वो नहीं है ना। लेकिन दास्तान गोई का ऐसा है कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बहुत। जैसे थिएटर परफॉर्मेंस ही हो गए, रंगमंच, वो भी कोई बहुत लोग नहीं देखते। अब जाके देखिए, हम भागतंदू में बीने वगैरह में जो है नाटक लगते हैं, कितने लोग देखते हैं? ज़्यादा अनलेस कोई बड़ा स्टार आ रहा है, फिर वही मेन स्ट्रीम की बात कि नसीरुद्दीन शाह आके परफॉर्म करेंगे तो जो है, या फिर आपके कपूर, शाहिद कपूर के अब्बा, क्या नाम है उनका, जो भी वो आके परफॉर्म करेंगे तो पूरा जो है हॉल फुल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा स्टार आ रहा है परफॉर्म करने, है ना। लेकिन नॉर्मल जो नाटक बन रहे हैं कौन देखता है? नहीं देखता। लेकिन दास्तान गोई ये है कि प्रोड्यूस करने में आसानी रहती है कि 1 या 2 लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पहचान रहे हैं ये क्या है। अब एक दिक्कत जो नॉर्मल कह सकते हैं कि एंड्रॉयड ज़माने में आ रही है, वो ये है कि भाई अटेंशन स्पैन ही इतना कम है इंसान का यार, कि मतलब 2 मिनट बात करके खुजली होने लगती, कहाँ है फ़ोन मेरा, कुछ तो आया होगा नया नोटिफिकेशन, फलां ने पिंग किया होगा, फलां से बात नहीं हुई है, 1000 तरह के जो है डिस्टर्बेंस आ जाते हैं दिमाग में अपने आप, दिमाग ही डिस्ट्रैक्टेड। तो दास्तान गोई तो एक ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट है जो कि एटलीस्ट आगे बढ़ रही है, और थिएटर क्योंकि मोस्टली इमेच्योर होता है, बहुत कम प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशनल होता है वो भी बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन दास्तान गोई भी मुझे लगता है काफ़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब कंटेम्परराइज भी हो रही है। दास्तान गोई के साथ एक प्रॉब्लम ये थी अभी तक कि काफ़ी पर्सनाइज्ड उर्दू में थी वो, ठीक है जी। कि अब जैसे दास्तान अमीर हमजा से अगर मैं आपको एक लाइन सुनाऊं कि अमर ने अपना हुलिया और अपना चेहरा एक ऐसी हसीना जमीला की तरह बनाया कि जिसके जमाल जहां आरा को देखकर फर्त हिजाब व निदामत से बद्र कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए। अब आपको क्या समझ में आया इसमें? क्या समझ में आया? तो अब जो है ये पब्लिक, अगर अब मैं बोल दूं तो पब्लिक को समझ में नहीं आता। तो एक चीज़ ये थोड़ी सी थी उसमें। लेकिन अब जो नई दास्तानें हम लोग लिख रहे हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तो उसमें ये लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा कोलोकल करने की कोशिश होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी दास्तानें हैं, दास्तान अमीर हमजा, उसका जो है मज़ा हम लोगों तक ना पहुँचाएं, वो पहुँचाते हैं। तो अभी मैं करता ये हूँ, ये पर्टिकुलर दास्तान परफॉर्म करते टाइम कि जो ये लाइन बोलता हूँ तो उसका तुरंत ट्रांसलेशन बोल देता हूँ। ट्रांसलेशन इस तरह से कि भाई ये लाइन बोली तो वो इस तरह से जाता है मामला कि अमर ने अपना हुलिया और चेहरा एक ऐसी हसीना जमीला की तरह बनाया कि जिसके जमाल जहां आरा को देखकर फर्त हिजाब और निदामत से बद्र कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए। अजी मैंने कहा आपको कुछ समझ में आया? नहीं ना? सुनिए ट्रांसलेशन। Amar took the form of such a beautiful woman whose extreme beauty put the full moon into such a shame that it became a thin crescent.
अब समझ में आया। तो पब्लिक को वो बात समझ में आ जाती है कि मैंने जो बोला तो वही दिमाग में चल रहा है, क्या बोला ही, और वही बात मैंने बोल दी, तो वो कनेक्शन तुरंत जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हैं कि भाई कनेक्शन वो जुड़े और प्लस जो है ज़्यादा लोग देखने आए। तो बाकी तो आप लोग तो माशाल्लाह हेल्प करती हैं, जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है तो आप लोग वर्ड स्प्रेड करती हैं, तो वो धीरे धीरे, लेकिन दास्तान मूवी का फ्यूचर आगे जा रहा है, तो ये तो मज़ेदार चीज़ है। आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंस देख करके हम भूल गए हमें अगला सवाल क्या करना था, माजरत चाहते हैं। हमारे साथ ये एक बहुत बड़ी हमारी कमी है कि जब हम सामने वाले को सुनते हैं तो अक्सर हम खो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें रिएक्ट करना है या हमें क्या करना है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके साथ हुआ था, वही बात। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने काफी मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस दी है जी। और ये सिर्फ एक टुकड़ा है, कहीं अगर पूरा देखते, ये तो मतलब जो है थाली पे ये जैसे चावल रखा है ना एक बचा, वो बस ये पूरी बिरयानी भर जाएगी जी। आपसे पहले जो हमारा 5th एपिसोड था उसमें शुभम तिवारी जी आए थे जो कि जी हाँ 5 साल से लगभग थिएटर से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने शुभम जी के साथ हमारी बातचीत नहीं देखी है, वो ऊपर आई बटन पे हमने लिंक डाला हुआ है, अब उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो लोग थिएटर करते हैं फिर वो थिएटर को एज अ बेस लेते हैं और फिर वो एक्टिंग की दुनिया में जाते हैं। तो हम उसी का एक कंटिन्यूएशन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि थिएटर में काम करना, थिएटर से आपका जितना जुड़ाव था उसने आपकी किस हद तक मदद करी एक्टिंग की दुनिया में? तो फिर मैं आपका सवाल थोड़ा सही कर दूं, मैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी। जी जी जी। थिएटर कुछ लोग लेते हैं स्टेपिंग स्टोन की तरह बॉलीवुड जाने के लिए या फिल्मी दुनिया में जाने के लिए। एक्टिंग तो थिएटर में ही होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस जो होती है वो थिएटर में ही इंसान ज़्यादा अच्छे सीखता है। बल्कि इनफैक्ट इस वक्त जो थिएटर कम्युनिटी से जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वो लोग भी अभी थिएटर करते रहते हैं, क्योंकि उनसे उनका हुनर बरकरार रहता है या निखरता रहता है। इवन नसीरुद्दीन शाह तो ओपनली कहते हैं कि मैं फिल्में सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरे पास पैसे रहें, वरना मुझे करना तो सिर्फ थिएटर ही है। अगर मुझे कोई इतने पैसे दे दिया करे तो मैं सिर्फ थिएटर करूँगा। तो मेरा भी वही है। और प्लस ये है कि मुझे ये रोल मिला क्योंकि मेरे इतना थिएटर एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने लिख दिया कि भाई हाँ फलाना ने इतने साल मेरे साथ थिएटर किया है, ये मेरा ठप्पा, ये मेरी साइन, ये लो सर्टिफिकेट। ये तो नहीं होता। आपने जो हुनर सीखा है उन 5 सालों में वो बोलता है ना। तो जितने भी नाटक किए हैं या दास्तान कोई की है तो इंसान इससे निखरता जाता है जी। और कैमरा जो है ना वो इतनी से इतनी बारीकी को भी पकड़ लेता है जी। तो जब मैं सिखाता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, तो ये बात मैं हमेशा बताता हूँ कि जो अंग्रेजी में कहते हैं कि आइज आर अ विंडो टू योर सोल, वो एक्टिंग का बेस है। स्पेशली फिल्म एक्टिंग का बेस है वो, कि आपको अंदर इतना काम करना पड़ेगा अपने कि वो आंखों से आपके दिख जाए। जैसे बड़े आर्टिस्ट हो गए इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, इन लोग का दिख जाता है कि जिस सीन में है उसी से रिगार्डिंग कुछ चल रहा है, वहीं उसी में है, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है नहीं। तो ये जो ट्रेनिंग आती है ये लगातार परफॉर्म करने से आती है, लगातार उस प्रोसेस में रहने से आती है कि भाई ये इंसान जो है ये लाइन क्यों बोल रहा है, लाइन बोलने से पहले क्या कर रहा था, और जो है लाइन नहीं बोल रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये स्पेस में जो बैठा हुआ है। तो ये सारी ट्रेनिंग बहुत रिग्रेस होती है। जब आप रिहर्सल करते हैं सारे सवालों के बारे में सोचते हैं, तो जितना ज़्यादा करते चलेंगे वो आता चलेगा। लेकिन बस वही है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक लैडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि बस हम यहाँ से छलांग लगा के चले जाएंगे, फिल्मी दुनिया में पलट के नहीं देखेंगे। वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। और क्योंकि आपका अपना कॉल है कि आप फिल्मी दुनिया में गए और जो है आप वहीं जम गए। अब मेरा क्या था, मैंने ये फिल्म करी, मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस थे मैंने पंकज जी से बोले कि क्या सब लोग ऐसे ही होते हैं क्या, मतलब ऐसी फिल्में शूट होती हैं? तो पंकज जी कह रहे नहीं यार ये सब तो मेच्योर टाइप के लोग हैं, ऐसे थोड़ी ना होता, बहुत बढ़िया काम होता है। तो मुझे उससे बात से हिम्मत रही कि चलो ठीक है आगे भी किया जा सकता है। वरना उस टाइम पे मेरा ये मन हो गया था कि यार अगर सब लोग ऐसे ही काम करते हैं तो मुझे इसमें नहीं काम करना है ना, कि अगर इतना अनप्रोफेशनल काम करते हैं। बहरहाल तो बहुत ज़्यादा बीचिंग कर रहा हूँ मैं इस पिक्चर की लेकिन जो है वो है
बहरहाल तो पिक्चर थिएटर बहुत आपको- अमेजिंग है, आप लोग जा करके देखिए। हाँ। तो कैसा लगा बताइएगा जरूर कफील जी को। हाँ बिल्कुल। तो और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें ऐड भी कर लें लोग अगर चाहें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कफील लॉर्ड जाफरी 4-5 फॉलोअर तो मिल ही जाएंगे इससे। ज्यादा मिल जाएंगे, आप हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हमें लग रहा है। नहीं तो मजाक की बात, मेन तो बातचीत होती है यार, बातचीत होती रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा। हमें जितने हमें सवाल हमें आपने काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हम यकीन माने, हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा बटरिंग नहीं कर रहे, बट हमें आज काफी काफी अच्छा लग रहा है बात करके आपसे। मुझे भी। हम लोग जो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जितनी भी मस्ती कर रहे हैं वो भी काफी अच्छी लग रही है। काफी जो हम चाह रहे थे कि इनफॉर्मल सेटिंग में इंटरव्यू, वो हम लोग काफी हद तक हमें लग रहा है ये इंटरव्यू वहां तक पहुंच रहा ये है। जो आपने बात बिल्कुल सही कही है, और जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया अभी तक के किसी भी मेहमान को चाय नहीं मिली, मुझे मिली है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो है मुझे बताया गया कि मेरे लिए था खासकर, बहुत अच्छे। खजूर भी थी क्या पहले? नहीं। क्या बात है बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे। जी। और भाई ये बिरयानी की जो लज्जत है वो ज़ुबान पे रहेगी अगले डिनर तक। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो घर आपका है, जब आप आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए, हम लोग जो है आपको बुलाएंगे जब अगला परफॉर्मेंस होगा दास्तान। बिल्कुल हम आएंगे। हमें काफ़ी पसंद है। हमें आर्ट्स हो गया, हमें आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ें, यहाँ तक कि जो शादियों में फोक सॉन्ग भी कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसा वो चुटकी लेने वाले गाने भी होते हैं, हमें वो तक के भी बहुत पसंद है। क्योंकि ये जो आपने बात कही इस पर मैं ऐड ऑन करूंगा, लेट दिस बी द लास्ट थिंग, कि आर्ट्स का, किसी भी एक तरह की आर्ट्स का जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को हर इंसान को प्रैक्टिस करना एक आर्ट फॉर्म ज़रूरी है, भले ही वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, थिएटर हो, कुछ भी। तो वो इंसान जो है कोई ना कोई आर्ट फॉर्म जो है वो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को एक रूहानियत से जोड़े रखता है ना। कि इंसान अगर शहनाई बजा रहा है या फिर गाना गा रहा है, जिस चीज़ में भी उसको अच्छा लगे, मज़ा है, वो लिख रहा है, किसी को लिखने में जो है बहुत अच्छा लगता है, वो भी एक अलग आर्ट है। कोई शायरी कर रहा है, कोई किताबें लिख, कहानियाँ लिख रहा है, कोई बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, वो कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो इंसान को इंसान बनाती है। फोक लोर्स और फोक सॉन्ग्स जो होते हैं वो काफ़ी रस्टिक होते हैं, हमें वो काफ़ी पसंद है। हमें बहुत, जो कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू होती है उसमें विजडम भी बहुत होती है, बहुत। तो वो सब काफ़ी खैर, हम लोगों की काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे मौजू पे हमने बात कर ली। हम तुर्की भी होया है, हम लखनऊ बैंगलोर के बीच इधर उधर आते रहे, फिर मुंबई भी थोड़ा सा चले गए, तो काफ़ी इतनी गहरी प्लेट थी, इसमें डुबकी भी लगा ली मैंने। चटनी में डुबकी लगाई आपने, तो बिल्कुल वाकई। उसके बाद आपको मज़ा भी आ गया। और ये जो कर रही हैं आप, बहुत उम्दा काम कर रही हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेयरिंग अ प्लेट उम्मीदनामा के साथ, वाह, बहुत बड़ा एक कोजी सा फील है, अपनाइयत वाला, कि घर में बैठी किसी से बात कर रहे हैं जी। प्लेट पे, तो बहुत अच्छी बात है। करिए और करिए। हमें काफ़ी अच्छा लगा ये सुन करके, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि एक इनफॉर्मल सी सेटिंग हो, इसीलिए हमने सोफाज नहीं रखे, इसलिए हमने बैठक बनाई कि वो लगे कि हाँ, दस्तरखान भी हमने मतलब इस तरीके से रखा जैसे हम लोग पहले घर में बैठ के सुकून से फैमिली के साथ बातचीत करते थे। तो ये हमारा मेन मोटिव यही था, ड्राइविंग फोर्स हमारी यही थी कि हमें वही उस पहले डाइनिंग टेबल्स नहीं होती थी, लोग ऐसे बिछा करके खाते थे। हाँ, हमारे यहाँ आज भी डाइनिंग टेबल नहीं है। बहुत अच्छी बात, हमारे यहाँ भी नहीं। हाँ, तो हम लोग इसी तरीके से खाते हैं। तो हम वैसे ही कुछ चाहते थे कि ऐसे ही एक सेटिंग हो, उसमें सब लोग आए, बैठे, बातचीत हो थोड़ी बहुत, क्योंकि बातचीत हमेशा चलती रहनी चाहिए, उससे काफ़ी सारे जहन में चीज़ें, गिठाएं खुलती जिसे कहते हैं। तो ये हमारी सोच थी, जो आज आपकी बात सुन के हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा, मतलब ये आपका जो फ्रेम ही है, जो आपके क्या नाम है, पहले जो आपने भेजा था स्क्रीनशॉट्स, तो वो देखकर ही उसी में फील आ जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, जो कोई नहीं कर रहा है। और क्योंकि सब लोग जो करते हैं बड़ा कॉस्मेटिक अंदाज में करते हैं कि भाई उधर से लाइट लगा दी, इधर एक चेयर लगा दी, उधर एक चेयर लगा दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आए और बताइए ऐसे कैसा, मतलब एक दूरी है। यहाँ पे खाने के ऊपर जो है वो चर्चा हो रही है, और जो है खाना तो भैया जोड़ता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आप आए, हमें बहुत उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके।
और हमारे यहाँ ये भी है कि हम अपने गेस्ट को जो आते हैं हमारी दावत कबूल करते हैं उनको हम एक छोटे से तोहफे से नवाजते अरे हैं। ये क्या कम था तोहफा? नहीं ये भी है, तो ये आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा है, इसको कबूल करें। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये लिफाफा बहुत अच्छा है। अंदर भी अच्छा है। मुझे लगा लिफाफा ही तोहफा है। नहीं 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 थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। खोलेंगे इसको फिर बताएंगे आपको कैसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की हमारी बातचीत? भाई हमें तो बड़ा मजा आया, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी बातचीत ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो उम्मीदनामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, तो हमें ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई भी राय या कोई भी सजेशन हो। मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को एक नए गेस्ट के साथ। तब तक ये खुश रहे, आबाद रहे और मोहब्बत बांटते रहे। शुक्रिया।